अब आने वाले टाइम में ये पार्टीज जो यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या ये सही में जो बीजेपी है रूलिंग पार्टी, क्या उसको हरा पाएंगी? अखिलेश यादव जी का मैं रिसेंटली बयान देखा, उन्होंने बोला कि अगर इस इलेक्शन में नहीं जीते तो अगला तो इलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं होगा, सच कह रहे हैं वो। योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो एसआईटी बना दी और पूरी जांच हो गई। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? एसआईटी हर जगह बननी चाहिए फिर ना, जहाँ पे भी कोई ऐसा होता है वहाँ पे भी एसआईटी बने और जांच हो। 2024 के बाद देखें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कुछ कुछ पार्टियां, ममता बनर्जी भी अलग होती दिखी। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टियां जो हैं वो अलग होती गई। ऐसा परसेप्शन मीडिया भी बनाता गया कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से छात्रों का गुस्सा इस गवर्नमेंट पे है, जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुआ है, अगर बंगाल में भी कांग्रेस साथ में होती तो जो घटना बंगाल में हुई है ये घटना नहीं होती। भले चुनाव हार जाते, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ के रख दिया है, बाद में पता लगता है पेपर लीक हो गया। इसको आप कम समझ रहे हैं। ये गुस्सा सिर्फ बोलने में हल्का है, लेकिन ये गुस्सा जो इकट्ठा हो रहा है ना, ये युवाओं का, ये उबाल ला देगा। हेलो, दिस इज आशीष अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय पॉडकास्ट कैंडिड एंड आउटस्पोकन। दोस्तों, थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। यूपी इलेक्शंस आ रहे हैं और यूपी इलेक्शंस आने से पहले तवा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। जो राम मंदिर का जो स्कैंडल हुआ है उसको लेकर सारी ऑपोजिशन पार्टीज को जैसे लग रहा है एक मुद्दा मिल गया है। अब वो चाहे समाजवादी पार्टी हो जिसने खुलासा किया, भले ही आम आदमी पार्टी हो जो कि यूपी में उतनी एक्टिव नहीं है, कांग्रेस जो बहुत ही एक्टिवली आने वाले इलेक्शंस में यूपी में दिखेगी। सारी पार्टियों को जैसे एक मुद्दा मिल गया है। और यही क्यों, हमने पास्ट में बंगाल इलेक्शंस भी देखे, उसमें भी सारी पार्टियों ने लड़ा, लेकिन हालांकि वहां पे कुछ मुद्दे थे जो जिस वजह से सफलता नहीं मिली। अब आने वाले टाइम में ये पार्टीज जो यूपी में अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या ये सही में जो बीजेपी है रूलिंग पार्टी, क्या उसको हरा पाएंगी? 2 बार चुनाव लड़ने के बाद क्या बीजेपी तीसरी बार जीत नहीं पाएगी? तो इनके पास क्या एजेंडा है? क्या ये आपस में टूट फूट, जो बंगाल में इलेक्शन हारने के बाद जो ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरह से टूट फूट हुई और सब इधर उधर चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, तो क्या यहां पर ये नहीं होगा? और क्या इलेक्शन से पहले पार्टीज में जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके आपस में कुछ डिफ्लेक्शंस नहीं होंगे? इसको समझने के लिए आज हम बात करेंगे यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रेडिबल फेस, एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन, मिस्टर हसीब खान जी। हसीब खान जी एक वो पॉलिटिशियन है जिन्होंने 2022 में यूपी की उतरौला सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और पहली बार समाजवादी पार्टी की हिस्ट्री में 65,000 वोट्स के साथ इन्होंने अपना परफॉर्मेंस, दमदार परफॉर्मेंस दिखाया। लेकिन उसके बाद अब 2027 के जस्ट पहले हसीब खान जी जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आज हम हसीब खान जी के साथ बात करेंगे तो समझेंगे कि क्या ये एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को छोड़ना, क्या ये कल्चर यूपी इलेक्शंस को इफेक्ट करेगा? तो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है यूपी इलेक्शंस में, इसके लिए बात करते हैं आज हम अपने गेस्ट से, मिस्टर हसीब खान जी। प्लीज वेलकम मिस्टर हसीब खान। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, तो आप यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा हैं, तो ऐसे में सर थोड़ा हम आपके करियर ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं। 2022 में जब आप जनवादी पार्टी में थे तो उस पार्टी ने आपको बहुत अहम भूमिका दी, बहुत सम्मान दिया और आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली, चुनाव लड़ने का मौका मिला। फिर ऐसे में सर आपने जनवादी पार्टी क्यों छोड़ दी? देखिए, ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने कभी इसको मीडिया में बताया नहीं और बताना भी नहीं चाहता। लेकिन ये सवाल इतने हो चुके हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि जनवादी छोड़ दीजिए। देखिए, उसका एक बड़ा कारण था। जनवादी पार्टी से मैं जुड़ा इसलिए था कि समाजवादी पार्टी के अलायंस में थी और समाजवादी पार्टी के अलायंस के वजह से ही जनवादी पार्टी में मैं था और समाजवादी के सिंबल पे मैं चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद जब हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गए, मैं और संजय चौहान जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि कुछ सीटें, इन्होंने, संजय चौहान जी ने कहा कि सरकार तो बनी नहीं हमारी, चुनाव भी हम हार गए, तो जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी उन्हें पहले आश्वासन दिया था, तो उन्होंने कहा कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए, संजय चौहान जी ने। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं।
जब राज्यसभा की सीटें खाली हुई, 3 सीटें उस टाइम खाली हुई, तो एक सीट पर अ, तैयारी हो रही थी अ, डिम्पल भाभी का, अच्छा। कि डिम्पल यादव एक सीट पे जाएंगी। दूसरा सीट कपिल सिब्बल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अच्छा। पहले ही आश्वासन दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो भी सुप्रीम कोर्ट में काम होते हैं, लीगल जो भी काम होते हैं वो सब कपिल देखते हैं, सिब्बल तो जी। उस हिसाब से कपिल सिब्बल जी को उन्होंने पहले ही बोल रखा था। और तीसरी सीट पे विचार हो रहा था कि चलो ठीक है, संजय ने बहुत मेहनत किया है, संजय चौहान को भेज देते हैं। लेकिन आजम खान साहब जो कि संस्थापक सदस्य हैं, उनका एक लेटर आ जाता है सीतापुर से कि जावेद अली को राज्यसभा भेजा जाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो वो एक तो जावेद अली जी का हो जाता है, एक कपिल सिब्बल जी का हो जाता है, तीसरा सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाते थे डिम्पल यादव जी का, हम्म। सब कुछ तैयार होता है नॉमिनेशन के लिए। जी। अचानक जयंत चौधरी जी कहते हैं कि नहीं, हमको राज्यसभा जाना है। ओ। ऐसे में डिम्पल भाभी का भी नाम राज्यसभा नहीं जा पाती हैं, और जयंत चौधरी को, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी का जो भी सहयोगी होते हैं उनका सम्मान करते हैं, तो उनकी एक मजबूरी हो गई कि संजय चौहान को वो नहीं भेज पाए, फिर जयंत चौधरी को भेजना पड़ा। और संजय चौहान क्या, वो तो डिम्पल यादव जी को भी नहीं भेज पाए, जबकि उनका जी। सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया था हम्म। नॉमिनेशन का। संजय चौहान यहाँ से गुस्से से गए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहने लगे कि मतलब बाहर नहीं निकलते हैं। राजभर ने जिस तरह से उनको, ओम प्रकाश राजभर ने उल्टा सीधा कहना शुरू किया, उसी तरह से संजय चौहान ने भी मीडिया में बहुत उल्टी सीधी बातें करने लगे कि धू मतलब बाहर निकलते नहीं, सड़क पे एसी में सोते हैं, ये सब बातें जब करने लगे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के अलायंस की वजह से आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और समाजवादी पार्टी से के सिंबल पे मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका साथ रह पाना मेरा मुश्किल है। लेकिन मेरे बहुत समझाने के बावजूद भी वो इसी तरीके का मीडिया में बातें करते रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, तो मजबूरन मुझे जनवादी पार्टी से रिज़ाइन देना पड़ा। उसके बाद ये आपने। है उसकी असली वजह। अच्छा। मैं अपनी कोई मर्ज़ी से नहीं, जब उन्होंने इस तरीके से बातें शुरू की, तब मैंने जनवादी पार्टी को छोड़ दिया, और आज तक फिर संजय चौहान से मेरी दोबारा कभी बात नहीं हुई। ओके। तो सर ये तो रीज़न था आपने जनवादी पार्टी छोड़ दी, लेकिन 2022 में आपने समाजवादी पार्टी के टिकट से उतरौला से चुनाव लड़ा, और सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी के इतिहास में आपने 65,000 वोटों से इतनी बम्पर जो है आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। आप वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से थे, और 2027 के चुनाव में पार्टी आपको टिकट दे ही देती आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए। तो इतनी मजबूत आपकी दावेदारी थी, तो सर 2027 के जस्ट पहले आपने समाजवादी पार्टी छोड़ के फिर कांग्रेस को क्यों पकड़ लिया? सर देखिए, टिकट का जो आप कह रहे हैं दे ही देती, टिकट का कोई मामला ही नहीं है। जो स्टूडेंट पूरी साल मेहनत करता हो, उसका एग्ज़ाम कोई भी स्कूल में सेंटर पड़ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको नकल करना है, उसकी तैयारी पूरी है। चाहे सेंट जेवियर में उसका सेंटर पड़ जाए, चाहे मतलब जिस किसी स्कूल कॉलेज में उसका सेंटर पड़ जाए, उसके सेंटर से फ़र्क नहीं पड़ता है। दे ही देगा एग्जाम में। वो एग्ज़ाम दे ही देगा और पास हो ही पास। जाएगा। हमने 5 साल काम किया है। हमने, जब आपने जैसा कहा 2022 में टिकट मिला, तो टिकट हमने, हमारे कोई उस पे नहीं मिला, हमारी मेहनत पे मिला। हमने 6 महीने जो मेहनत किया, वो मेहनत को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया था। और अब तो हमने 5 साल काम किया है, गाँव में गरीबों के साथ, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में हम लोगों के साथ खड़े रहे। तो टिकट कोई मसला नहीं है मेरे लिए। और 65,000 वोट तब हमको मिला है जब कांग्रेस अलग लड़ी थी, हम्म। और उसी समाजवादी पार्टी पे 2017 में 56,000 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस साथ में लड़ी थी। आप समझिए इस बात जी। को। कांग्रेस पार्टी जब साथ में लड़ी थी 2017 में, दोनों तो को मिला के 56,000 वोट थे। 56,000 वोट मिला था, और हमारे टाइम पे कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो अकेले। हमको 65,000 वोट मिला। बिल्कुल।
और पोलिंग का ऐसा था कि 2017 में 2,01,000 वोट पोल हुआ था और हमारे समय में 1,98,000 पोल हुआ था। वोट भी कम पोल हुआ क्योंकि मैं राजनीति में नया था। बाहर से बहुत लोग दिल्ली, मुंबई और आपके कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में बहुत लोग हैं। वो तो अब मिलते हैं कि भैया आपने फ़ोन नहीं किया, बुलाया नहीं। तो बोला देखो भैया मैं भी नया था, किसी ने एडवाइस भी नहीं किया। वो बोले हाँ ये तो बात सही है यार, इसीलिए हम लोग आए नहीं। तो करीब हमने कैलकुलेट किया है, पूना, मुंबई सब मिला के लगभग 20 से 25,000 वोट तो मेरे बाहर रह गए। तो अब सब बुला रहे हैं, बुलाते हैं कि आप आइए, हैदराबाद आइए, चेन्नई आइए, सूरत आइए, वापी आइए, बड़ौदा आइए। तमाम लोग हैं मेरे चाहने वाले जो वहाँ बुला रहे हैं और ये भी कहते हैं कि अब बुलाओ या ना बुलाओ यार, आपका नेचर समझ गए हैं, अब हम अपने गाड़ी अपने संसाधन से आएंगे। चाहे हम जानते हैं यार कि फ़ोन उस टाइम पे आदमी बिज़ी हो जाता है, नहीं बोल पाया, कि कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सब सारे सोशल मीडिया पे टच में हैं। तो टिकट का कोई मसला नहीं है, टिकट बहुत छोटी चीज़ है। टिकट का जिसने काम किया उसको भाई टिकट तो उसी आधार पे मिलता है, किसी का मेरिट देख के। पार्टियां क्या ढूंढती हैं टिकट में अपने प्रत्याशी के लिए? बिल्कुल कि जीत वो कौन सकता अच्छा प्रत्याशी हो, उसका पिछला रिकॉर्ड अच्छा हो, उसने कभी किसी को अनलीगल सताया ना हो, किसी का ज़मीन ना कब्जा किया हो, किसी को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर मुकदमा ना दर्ज कराया हो अपने शासन सत्ता के नशे में, लोगों के बीच में मिलनसार हो, हिंदू मुस्लिम सबकी सुनता हो, सबको एक जैसा चलता हो लेके। हमने 5 साल जो काम किया है, हमने रमज़ान में अगर खजूर बाँटे हैं तो हमने दिवाली और होली में गुजिया भी बाँटा है। हमने कंबल बाँटा है ठंडियों में, तो ये नाम देख के नहीं बाँटा है कि कौन से समाज का है, कौन से जात का है। जो आया जो मिला उसको बाँटा है। अब कुछ लोग इस पे भी कहेंगे कहाँ बाँटा है? भाई 4 लाख लोग हैं, 4 लाख लोगों को तो मैं बाँट नहीं सकता, सरकार में तो हूँ नहीं। बिल्कुल सही लेकिन जो मेरी हैसियत थी हमने बाँटा है और लोगों को मिला है और लोगों को दिखा भी है सब। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो भी कुछ किया है, हमने बिना किसी जात धर्म देखे सभी के लिए किया है। तो वहाँ की जनता जो है मेरे साथ खड़ी है। वहाँ की जनता कहती है कि पहली बार ऐसा है कोई हारा हुआ किसी ने कुछ दिया, उसकी कीमत कुछ भी हो, उसकी कीमत 2 रुपये हो, लेकिन कोई ऐसा है जो हारने के बाद भी हमारे बीच आया और हमको दिया। उसकी वैल्यू नहीं है कि 100 रुपये वाला कंबल था कि 500 वाला था। उसकी वैल्यू नहीं है कि वो मिठाई 10 रुपये की थी कि 200 रुपये की थी। वैल्यू यह है कि कम से कम दिवाली में आके मुंह मीठा कराया। जी। इसकी वैल्यू यह है कि कम से कम कुछ तो दिया। तो जिनको कमियां निकालना है वो ये भी निकालते हैं, हल्का नहीं था। वो तो सर आपकी जो पहली वोट परफॉर्मेंस है वो बताती है कि लोगों में डेफिनेटली आप पहुंचे। जिनको कमियां निकालना है, कुछ लोगों को ऊपर वाले ने कमियां निकालने के लिए बनाया, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ क्या कमियां हैं वही निकालते हैं। तो हो सबके अपने अपने काम हैं। जी। हमको ऊपर वाले ने जिस काम के लिए पैदा किया है हम वो कर रहे हैं। किसी किसी को बैठ के होटल पे कमियां निकालने के लिए बिल्कुल पैदा सही। किया है, वो दिन भर का अपना कमियां निकालते हैं। तो सब सिस्टम है, बिल्कुल ऊपर सही। वालों का सब चलता रहता है। तो टिकट की वजह से की कोई बात नहीं। हम कांग्रेस में इसलिए आए कि कांग्रेस और समाजवादी हमारे हिसाब से अलग है नहीं। 2024 से इंडिया अलायंस चल रहा है और चलता रहेगा। बस फ़र्क इतना है, छोटे भाई बड़े भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से भाजपा को हटाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश से भाजपा को हटाना चाहते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। बाकी छोटे मोटे नेता तो कुछ भी होटल में बैठ के राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी बड़े नेता बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। अब दोनों लोग मिल के लड़ेंगे और पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। और हमको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता कि समाजवादी और कांग्रेस में कोई फ़र्क है। बस दोनों एक भाई की तरह हैं, एक परिवार की तरह हैं, एक घर की तरह है। बस इस घर से उस घर में आए हैं, बाकी कोई मकसद एक ही है, भाजपा को हटाना। बिल्कुल इस पर सर हम आगे बात भी करेंगे। जो आपने बोला कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो बीजेपी इस कॉम्बिनेशन को लेकर काफ़ी इलेक्शन टाइम पे हमलावर रहती है, अलग अलग तरीके के उस पर जो है वो व्यंग भी कहे जाते हैं, हम उस पर अलग से बात करेंगे। तो
सर 2022 में जब आपने उतरौला से इलेक्शन लड़ा था, अब जी। आप उसके बाद इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब आप कांग्रेस में आ गए हैं। हुँ। अब उस समय जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक थे धीरू सिंह, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था। जी। अब मान लीजिए कि इस बार वो सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली जाती है और कांग्रेस वहाँ से वही पूर्व विधायक को चुनाव लड़ा देती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो अच्छी बात है, अगर उनको लड़ा देती है, तो धीरू सिंह हमारे बड़े भाई हैं। अगर पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है तो तन, मन, धन से उनको चुनाव लड़ाएँगे और इंडिया अलायंस का जो भी प्रत्याशी होगा, उसको मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ाऊँगा। उसमें कोई शक की बात नहीं। पार्टी का जो निर्णय, फिर हमने आपसे कहा, चुनाव लड़ना, टिकट मिलना, ये सब बहुत सी छोटी चीज़ें हैं। जब वो हमारी सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, उसको हटा देंगे, तो हर एक कार्यकर्ता विधायक होगा। हुँ। विधायक का मतलब कुछ नहीं है। अगर हम विधायक बन भी जाएँ और सरकार ना बने, तो हम एक भी काम नहीं कर सकते जनता के लिए। हाँ, अपने लिए अपना पेट भर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन जनता के लिए, जिसके लिए हम आए हैं राजनीति में, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेन मकसद सरकार बनाना है। अगर धीरू सिंह को टिकट मिल कांग्रेस लड़ाती है, तो उनको मजबूती से लड़ाएँगे और विधानसभा भेजेंगे। सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है, ना कि सिर्फ चुनाव लड़ना और लड़ाना। सरकार बनाना, हर सीट को हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, पूरे पूर्वांचल में हम लोग का टारगेट है कि पूरे पूर्वांचल में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया अलायंस की सीटें जीत के जाएँ। सीटों का यहाँ कोई मतलब नहीं है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। हमारा मेन मकसद है, जिस सीट पे भी इंडिया अलायंस का प्रत्याशी हो, उसे मजबूती से लड़ाना। अंदरूनी कोई उसमें नहीं, टकराव नहीं, नहीं है। नहीं, हमारे तरफ से कोई नहीं। जिसको भी प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, उसे मजबूती से, ईमानदारी से, तन से, मन से, धन से, गाड़ी से, घोड़े से, जो मेरे पास संसाधन होगा, उसके साथ उसका सपोर्ट किया जाएगा। पूर्वांचल का वोट बहुत ज़रूरी है सर, वो इलेक्शन के लिए और एक बहुत इम्पोर्टेंट वोट बेस है वो। जी। तो ऐसे में सर मान लीजिए कि अगर आपको ही वहाँ से पार्टी जो है वो लड़ाने का फैसला करती है, हुँ। तो क्या जो समाजवादी पार्टी जो आपकी पुरानी पार्टी थी, क्या उसके जो टिकट पाने वाले लोग हैं या पुराने जो कांग्रेस के विधायक जो वहाँ से चुनाव लड़े थे, क्या वो सपोर्ट करेंगे वो? देखिए, धीरू सिंह के बारे में तो मैं इतना जानता हूँ कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह, धीरू वो हमारे बड़े भाई हैं और वो एक मर्द आदमी हैं। वो जो ऐसा कहते हैं, वो करते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी के जो सच्चे समाजवादी होंगे, वो भी हमको लड़ाएँगे, और जो खाली दिखाते हैं समाजवादी, वो दिखेंगे लेकिन करेंगे कुछ और। लेकिन हमको इतना पता है कि धीरू सिंह के बारे में तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। हुँ, वो किसी के साथ हैं तो हैं, नहीं हैं तो नहीं हैं। हुँ, उनके अंदर वो वाला नहीं है कि साथ में रह के और वो पीछे से ऐसा कर लो, पतंग उड़ा लो और फूल खिला दो, वो वाले नहीं हैं। वो रहेंगे तो रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। तो उन पे तो मुझे भरोसा है और हमें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी समाजवादी के लोगों को भी इस बार थोड़ा-सा टाइट रखेंगे कि गुटबाजी ना हो। हुँ, वो भी प्रयास करेंगे कि इस बार, क्योंकि मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं जब वो सब लोग एकजुट होके बिल्कुल। चुनाव लड़ें। और धीरू सिंह और मेरे में 2 चीज़ें हम लोग की बड़ी ख़ास है। एक तो ये कि 10 मई मेरा डेट ऑफ बर्थ है और 10 मई उनका भी है। और हम लोग का एक मिजाज भी एक ऐसा है कि जिसके साथ रहते हैं, फिर जो भी हो, फिर रहेंगे उसके साथ। ये नहीं कि फिर बीच में छोड़ते नहीं है किसी हाँ, को। रहेंगे तो रहेंगे। हमारे एक जानने वाले को कुछ दिन पहले पार्टी ने निकाल दिया। जिला सचिव था समाजवादी पार्टी में। आया मेरे पास, मुझे भैया निकाल दिया, ऐसा है, वैसा है, क्या करूं? बड़ी बेइज्जती हो रही है, परेशान ना हो। हमने टाइम लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश यादव जी से, दिल्ली गए। दिल्ली में बैठे, बताया, पूरा हिस्ट्री बताया, ऐसा-ऐसा है। ज़िले में आधे से ज़्यादा तो भाजपा के साथ मिले हुए हैं, ये है, वो है। मैंने पूरा हिस्ट्री वहाँ की बताया और ज़बरदस्ती इतने मजबूत कार्यकर्ता को निकाल दिए। बोले ठीक है, इसको प्रदेश में ले जाएँगे, नहीं तो इसको राष्ट्रीय में ले जाएँगे। उसको फिर हमने राष्ट्रीय में लोहिया वाहिनी का सचिव बनवाया। तो हम किसी को छोड़ते नहीं हैं कि मतलब अधूरे में छोड़ दें, अरे हो गया तो अब मैं क्या करूँ?
फिर एक लेडी थी हिना कौसर करके, तो उन्होंने चुनाव के टाइम पे लोग कहते थे कि ये तो अलायंस था इसलिए इनको टिकट मिल गया, और जनवादी से, नहीं तो इनको टिकट नहीं मिलता। लेकिन उसने मुझे भरोसा करके, भैया आपका अच्छा है समाजवादी पार्टी में, आपका सम्मान है, आपकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मानेंगे और हमको आप टिकट दिला दीजिए। उसने अकेले पोस्टर बैनर मेरा लगा के और मेरे घर चली आई लखनऊ। हमने कहा ठीक है, तुमने इतना हिम्मत किया कि सबका विरोध करके कि पूर्व विधायक ये नहीं दिला पाएंगे, वो नहीं दिला पाएंगे, मैं दिला पाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर आया कहाँ से? बोले हमको है पता है कि आप दिला लेंगे। मैं बोला लोग तो बोलते हैं तो अलायंस में था इसलिए विधायक का टिकट मिल गया, अब थोड़ी ना उनका समाजवादी में उनका क्या है, कुछ नहीं। बोले नहीं हमको मालूम है, जो जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं मालूम है। हम बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन हमने उसको एबी फॉर्म दिलाया, लास्ट मोमेंट पे दिलाया। ये अलग बात है वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उनके कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में इशू आ गए, लेकिन आपने अपनी तरफ हमने से उनका एबी फॉर्म दिलाया। तो हम जिसका साथ देते हैं फिर छोड़ते नहीं हैं, हम फिर साथ पूरा ही देते हैं, अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, और किसी को अपने पीछे झोला लेके दौड़ाते नहीं हैं। अगर जहाँ हमारे संबंध होंगे, हमारे साथ रहने वाले सबके संबंध वहाँ होंगे। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो सबको मिला रहा हूँ। मेरा वो नहीं है कि मैंने देखा है 10-10 साल लोग नेताओं का झोला उठाते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल किसी का नंबर तक नहीं जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम तो नंबर दे देते हैं कि आप भी बात करना, और मिला भी देते हैं कि ये लड़का है, ये बहुत अच्छा है, आएगा तो मिलेगा। तो मेरी सोच और धीरू सिंह की सोच जो है लगभग बहुत कुछ मैच खाती है, इसलिए उनका तो मुझे भरोसा है। और बाकी जो पक्के समाजवादी होंगे, जो सच में चाहते होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, इंडिया अलायंस की सरकार बने, वो मदद करेंगे, जरूर करेंगे। चूंकि कोलिशन है, अगर इंडिया ब्लॉक अगर टुगेदर इकट्ठा आके लड़ता नहीं है करेंगे उसमें- तो चुनाव में हर जगह पे अगर यही गुटबाजी होती रहेगी तो फिर सरकार तो कभी नहीं बनेगी। तो इस बार सभी को सोचना है कि इंडिया अलायंस से जो भी प्रत्याशी हो, मैं होता हूँ या कोई भी हो, जिसको भी इंडिया अलायंस प्रत्याशी, चाहे हमारे धीरू सिंह हो भाई, चाहे जो भी XYZ समाजवादी के खाते में जाती है, तो वो तो किसको देती है पता नहीं। तो जिसको भी मिले, कहने का मतलब यह है कि उसको पूरी ताकत से, तन मन धन से सब लोग मिलके, अब खाली मंच से बोलने के लिए नहीं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये कर लेंगे वो कर, जमीन पे पीठ वो पीछे चीज़ें, से- जमीन पे वो चीज़ें करो। ऊपर वाला देख रहा है, कम से कम जो बोलो वो करो। सही, बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं इसका जवाब देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बचोगे। मतलब कहीं अगर आप कुछ गलत किसी के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं तो जवाब देना ही पड़ेगा। नहीं, फिर सर आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहला तो टारगेट ये है कि जो रूलिंग पार्टी है पहले तो इलेक्शन में उसको हराया जाए, इसको हराएं। क्योंकि अखिलेश यादव जी का मैं रिसेंटली बयान देखा, उन्होंने बोला कि अगर इस इलेक्शन में नहीं जीते तो अगला तो इलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं होगा, सच कह रहे हैं वो। अगर इस इलेक्शन में भी हम लोग आपस में ही गुटबाजी करते रहेंगे तो अगर ये सरकार में आए तो ये पता नहीं क्या क्या संविधान बदल देंगे, क्या 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 करेंगे, ये सोच भी नहीं सकते आप। तो ये सच में ऐसा है? क्योंकि सर कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो लोगों को डरा रहे हैं, ये कहकर। नहीं, डरा नहीं रहे, वो सच कह रहे हैं। अगर इन लोगों ने ये लोग संविधान बदलने के लिए तो 400 पार के नारे लगा रहे थे, ये तो अच्छा हुआ कि 400 पार पहुँचे नहीं। अब जब नहीं पहुँचे हैं तो लोगों को तोड़ रहे हैं। अभी TMC तोड़ा इन्होंने, अभी महाराष्ट्र में कुछ सुनने में आ रहा है तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मेन मकसद, इनको संविधान बदलना है, इसीलिए 400 पार चाहिए उनको। 400 पार चाहिए। अभी 2/3 बहुमत, इसमें 360 का आंकड़ा पूरा करने के लिए वो बिल पास कराने। महिला आरक्षण पे किसी को विरोध नहीं है, लेकिन महिला आरक्षण के साथ में इन्होंने परसीमन लगा रखा है। ये चाहते हैं कि सीटें इधर बढ़ जाएं, जहाँ पे इनका यूपी राजस्थान जो हिंदी बेल्ट है उसमें सीटें बढ़ाने के लिए परसीमन पे विरोध है, ना कि महिला आरक्षण में। महिला आरक्षण कल लगा दीजिए, 543 सीटें हैं लोकसभा की, कल से जारी कर दीजिए। 403 सीटें यूपी में हैं, महिला आरक्षण लगा दीजिए, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ इस बात पे है कि ये परसीमन कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपने हिसाब से विधानसभा, अपने हिसाब से लोकसभा बनाना चाहते हैं, ताकि उनकी सीट्स बढ़ जाएं। उनकी सीट्स बढ़ जाएं। जी। तो सर आगे बात करते हैं, थोड़ा मुस्लिम वोट्स की बात करते हैं, चूँकि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और बहुत सारी पार्टियां सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह देखती हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो
या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सही में कौन सी पार्टी के पास जो मैनिफेस्टो है, एजेंडा है उनके लिए वो सही में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि वो ऐसा देखते हैं और ऐसा एक परसेप्शन है कि जो भी पार्टी आती है वो इलेक्शन के टाइम पे तो मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे एजेंडाज लेकर आती है, लेकिन बाद में उनको कुछ होते दिखता नहीं है और ले देकर वो पूरा इलेक्शन जो है वो मंदिर, मस्जिद और शमशान, कब्रिस्तान वो ये सब करते करते ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में सर क्या कोई पार्टी के पास है एजेंडा? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी को ना तो कुछ मिला है किसी पार्टी से, और ना तो मुस्लिम कम्युनिटी किसी पार्टी से कुछ उम्मीद करती है। सच्चाई तो ये है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ऐसे भी मेहनती हैं कि पंचर बना के अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। उनको किसी से कुछ ना आज तक मिला है, ना वो उम्मीद करते हैं। वो सिर्फ़ अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि सब कुछ वही देने वाला है। उनको सिर्फ़ ये चाहिए कि उनका जो सिस्टम है, वो क्या खाएँगे, क्या पहनेंगे, उस पे कोई ना रोके। वो नमाज़ पढ़ेंगे, उनके अज़ान को कोई ना रोके। वो नमाज़ पढ़ने गए, भीड़ हो गई तो सड़क पे आ गए तो उसको कोई ना डिस्टर्ब करे। 2 मिनट, यहाँ मैं देखता हूँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 घंटा जाम हो जाता है। 2 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोगों को दिक्कत होने लगती है। वो अपने धर्म का पालन करें, उनके धर्म के बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना करे। हमारा जो कानून है, हमारी जो शरीयत है, हम शरीयत के हिसाब से चलना चाहेंगे। उसमें हमारा इंटरफेयर कोई ना करे। हमारी मस्जिदें सुरक्षित हों, हमारे खानख़ाह सुरक्षित हों। कम से कम हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पे कम से कम कोई बोलने वाला तो हो खड़ा होके। कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, किसी को कोई मतलब किसी ने किचन में घुस जाता है, कोई क्या खाया, क्या बनाया है, ये ना हो मुसलमान के साथ। कहीं बुलडोजर चल के पूरे कहीं घर ही गिरा दिए जा रहे जरा भी कोई आरोप वो लगा नहीं कि बुलडोजर पहले चल जाता है। अभी इतना बड़ा कांड अयोध्या में हो गया है, अभी इसमें कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, आप देख लीजिएगा। इसमें बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो एसआईटी बना दी और पूरी जांच हो गई। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं? एसआईटी हर जगह बननी चाहिए फिर ना। जहाँ पे भी कोई ऐसा होता है वहाँ पे भी एसआईटी बने और जांच हो। वहाँ तो बुलडोजर चल जाता है, तो यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये मुसलमान चाहता है ये डिफरेंस ना हो। अगर ना चले तो हमारे यहाँ भी ना चले। हमारे यहाँ भी एसआईटी। तो आप कहना चाहते हैं कि बुलडोजर सिर्फ जगह देख के चल रहा है, कहाँ उसको चलना है और कहाँ जगह देख के चल रहा है, जात देख के चल रहा है, धर्म देख के चल रहा है। बुलडोजर चले तो सभी के लिए चले, और ना चले तो एसआईटी जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती, कोई मामला होता है, कोई अपराध होता है, तो वहाँ भी एसआईटी ही बने ना। वहाँ बुलडोजर क्यों चल जाता है? वहाँ बिना एसआईटी के डिसीजन हो जाता है। बिना एसआईटी के डिसीजन होता है। यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। इतना बड़ा घोटाला है लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा। ये लिख के ले लीजिए, बुलडोजर कभी नहीं चलेगा, कोई नहीं चला पाएगा। कॉन्फिडेंस है आपको पूरा? हाँ, 100% बुलडोजर कभी चला ही नहीं सकते। मुस्लिम होता कोई उसमें एक भी अगर इन्वॉल्व होता तो 100% अब तक चल के ख़त्म हो गया होता। उसका घर भी ख़त्म हो गया होता और उसका दूर दूर के रिश्तेदार भी ख़त्म हो गए होते। बुलडोज़र का तो सर मतलब एक जो मॉडल मीडिया ने भी जो इसको गोदी मीडिया कहा जाता है, बुलडोज़र पे चढ़ चढ़ के वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त उस पूरे मॉडल को इतना पब्लिसाइज़ किया गया है। तो आपका जो मानना है कि वो एक ही जगह चलता है और लोग देखकर चलता है? लोग देखकर, लोग, धर्म, जात। तो सर एक जो अ, लेते हैं सवाल 2024 के चुनाव जो सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे उसके पहले सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने एकजुट होकर इंडिया ब्लॉक बनाया, इंडिया गठबंधन, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा गया। यूपी में भी हमने देखा कि जो सेंट्रल इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और सारी पार्टियों ने मिलके यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के साथ और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बीजेपी को काफ़ी हद तक उन्होंने कम सीटें लाने पर वहाँ तक रोक दिया। तो उसके बाद से लेकिन 2024 के बाद देखें तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कुछ पार्टियां, ममता बनर्जी भी अलग होती दिखी, धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टियां जो हैं वो अलग होती गई। ऐसा परसेप्शन मीडिया भी बनाता गया कि अब इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा। तो अब 2027 के चुनाव के पहले जो यूपी का चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती से चुनाव लड़ पाएगा? इंडिया अलायंस 2024 में जो था वो उत्तर प्रदेश में जो था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस था।
और हमको नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारा अलायंस नहीं है या हम अलग हो गए। तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे इसका असर कैसे पड़ेगा कि अदर स्टेट में जो अलग दूसरी हुए पार्टियां। वो वो भी अभी इंडिया अलायंस का जो अभी जो मीटिंग होगी, अभी आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अभी ऐसा, अभी तो यूपी में जो चुनाव होना है, यूपी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने हम्म। वाला। हाँ, ये ज़रूर फर्क पड़ने वाला है कि जो अभी जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से छात्रों का गुस्सा हम्म। इस गवर्नमेंट पे है, जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुआ है, वो है वो कांड हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर लीपापोती हो रही, इसका गुस्सा आपको ज़रूर देखने मिलेगा। और जिस तरह से बीजेपी 360 400 पार करने के लिए सांसदों को तोड़ रही है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये संविधान बदलने की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आपको असर ज़रूर देखने को मिलेगा। लोग अब समझदार हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें तुरंत वायरल हो जाती हैं, लोग समझ जाते हैं कि ये किस लिए कर रहे हैं। तो लोगों को अब ये एहसास होने लगा है, ये आरक्षण को भी ख़त्म करेंगे, ये संविधान को भी बदल देंगे। इसलिए दलित समाज और जितने भी ओबीसी पिछड़ा दलित समाज है, सब चाहता है कि 2027 में सबसे पहले यूपी से शुरुआत करें, और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। तो 27 जो है बहुत मुश्किल होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो सर आप बात कर रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं, लोग वोट करेंगे, लेकिन हमने बंगाल के इलेक्शंस देखे, महाराष्ट्र के देखे, बिहार के देखे, ऑपोजिशन ने पूरी ताकत से लड़ा। लेकिन आखिरी में जिस तरीके का भी देखने में आया, भले ही वो अखिलेश यादव रहे और राहुल गांधी, सब ने बोला कि इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के प्रोसेस और सब कुछ करते करते वो इलेक्शन में काफ़ी हद तक वोट परसेंटेज को चेंज कर दिया गया और उस वजह से वो हार गए। तो यूपी में नहीं हो पाएगा, यूपी में लोग वोट कर पाएंगे फेयरली? नहीं, देखिए, बंगाल और यूपी में दो चीज़ों का फ़र्क है। बंगाल जो है सटा हुआ था, हमारे बांग्लादेश से सटा हुआ जी, बॉर्डर उधर से। का इलाका आता है। तो वहाँ पे जो भी एसआईआर में हुआ, उससे वोट कुछ कम हुआ। दूसरी चीज़, वहाँ पे इन्होंने वोट नहीं डालने दिया, वहाँ कांग्रेस भी अकेले अलग लड़ रही थी। तो ये सब चीज़ों का डिफरेंस है। यूपी में ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि किसी बॉर्डर से सटा हुआ है कि यहाँ पे घुसपैठिए घुसे पड़े हैं, उनको निकाल देंगे, एसआईआर में कम कर देंगे। तो यहाँ के और वहाँ पे बहुत फ़र्क है। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो राहुल गांधी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, सबको खड़े होके आंखों में आंखें डाल के डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं, वो है राहुल गांधी। इसलिए इतना आसान नहीं है कि राहुल गांधी जहाँ पे इन्वॉल्व हो। अगर बंगाल में भी कांग्रेस साथ में होती, तो जो घटना बंगाल में हुई है, ये घटना नहीं होती। भले चुनाव हार जाते, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ के रख दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ वो उन मतलब अकेले चल रही थी अकेले वो। की वजह से। अगर कांग्रेस को साथ में लिए होते, तो इतना बड़ा नुकसान पार्टी न टूटती। बाद में ममता बनर्जी जाकर कांग्रेस से मिल गई, अगर पहले ही आपके हिसाब से मिल लेती। मिल जाती तो फिर आज ये पार्टी की ये बुरी हाल ना होती। जी जी, बिल्कुल। अ, तो आपका जो ऐसा मानना है कि यूपी में नहीं हो पाएगा, कि उम्मीद करते हैं कि एक ज़बरदस्त इलेक्शन आने वाले टाइम में यूपी में हो, जी। और होपफुली उससे एक पूरे कंट्री को एक पर्सपेक्टिव मिले कि इलेक्शन कैसे हो सकता है। सर थोड़ा कंटिन्यू करते हैं कि यूथ पूरे कंट्री में इस समय एक हर जगह मूवमेंट चल रहे हैं। पेपर लीक का देखें तो एक के बाद एक इतने पेपर लीक हुए, नीट से शुरू हुई ये पूरी जो प्रोसेस, उसके बाद उनको कॉकरोच बोल दिया गया। दिल्ली में अभी इस समय हंगर स्ट्राइक चल रही है, आंदोलन चल रहे हैं जगह जगह। यूपी में भी पिछले कुछ हफ्तों में हमने आंदोलन देखे छात्रों को लेकर। तो यूथ एक बड़ा एजेंडा बन रहा है, तो आपके हिसाब से आने वाले टाइम में ये पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट करेगा, और क्या इस इलेक्शन में ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा? यूथ में एक पोस्ट आजकल वायरल हो रहा है,
एक ये लड़के ने डाला कि मैं पेट्रोल डाला, एग्ज़ाम देने के लिए गया, जा रहा था, मंदिर में पहले दर्शन किया, वहाँ दान दिया, आगे गया तो पेट्रोल की वजह से गाड़ी खराब हो गई। देखा मैंने, बहुत वायरल हो रहा है। और बाद में पता लगा जो हमने मंदिर में डाला था वो भी चोरी वो हो भी गया। चोरी हो गया। और जब सेंटर पहुंचा तो मालूम पड़ा पेपर लीक हो गया। तो यूथ करे क्या फिर? यूथ जो है एक मजाक बन गया है। इन्होंने यूथ को मजाक बना के रख दिया है। मतलब हिंदुस्तान के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो भी पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं, हम्म, और ये लीक कराया जा रहा है। इनके पास नौकरी है नहीं देने के लिए, इनके पास रोजगार है नहीं। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, पास हो जाएंगे, तो इनको कहीं अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पेपर ही लीक करा दो। ये माहौल ही ना बने कि हमको अपॉइंट क्यों नहीं हुआ, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, इसके लिए धरना प्रदर्शन करें। इससे अच्छा है कि तुम एलिजिबल ही नहीं हो अभी धरना अच्छा, देने के लिए, अभी तुमको हम रास्ते में ही रोके दे रहे हैं। नौकरी देने से अच्छा है कि नौकरी भाई अभी एलिजिबल हो जाए, कोई एग्ज़ाम पास कर ले, क्वालिफाई कर ले, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि क्वालिफाई ही ना कर पाओ तुम। हम्म, तो ये शॉर्टकट निकाला इन्होंने कि नौकरी तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी क्वालिफाई होकर आया ही नहीं कोई ना, रास्ते में ही लीक करा दे रहे हैं। तो सब बड़ा सिस्टम चल रहा है और यूथ को ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब यूथ आ गया ना अगर गुस्से में, जिस तरह से यूथ आज सड़कों पे है, इनको मतलब फिर 50 साल फिर नहीं आ पाएंगे। 70 साल कहते थे ना कि 60 महीना दे दीजिए हम ये कर देंगे। 60 महीना क्या, इनको तो कितने महीने मिल गए, 15 साल मिल गए। अब वो यूथ ने मन बना लिया है कि अब तुमको फिर 60 साल के लिए ही भेजेंगे वापस, फिर 60 साल वापस नहीं आएंगे। तो ऐसा यूथ कर पाएगा सर, कन्वर्ट हो पाएगा ये पूरा यूथ मूवमेंट? यूथ पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। फांसी लगा रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं बेचारे। हम्म, 2-2 साल पढ़ाई कर रहे हैं, जो गरीब हैं बिल्कुल वो लोन लो के ले लेके अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में पेपर लीक हो जा रहा है, दोबारा वो कैसे करेंगे? बिल्कुल। जिनकी इनकम इतनी नहीं है वो दोबारा बेचारे कैसे करेंगे? इतने बड़े बड़े क्लासेस लेके वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कोटा वगैरह में जाके इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, अपना परिवार छोड़ के जा रहे हैं, शादी ब्याह नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, बाद में पता लगता है पेपर लीक हो गया। तो इसको आप कम समझ रहे हैं? ये गुस्सा सिर्फ बोलने में हल्का है, लेकिन ये गुस्सा जो इकट्ठा हो रहा है ना ये युवाओं का, ये उबाल ला देगा। ये अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इन्होंने एक इस्तीफा तक नहीं लिया धर्मेंद्र प्रधान का। पूरा सीजेपी का जो आंदोलन चल रहा है वो लगभग उसमें हालांकि विपक्ष के सारे लीडर्स जाते दिख रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हों, चाहे वो टीएमसी के लीडर्स हों, लेफ्ट के लीडर्स हों, सबका सपोर्ट है। राहुल गांधी खुद भी यूथ के लिए कैंपेन्स चला रहे हैं, वो तो लेकिन छात्रों से लगातार मिल रहे बिल्कुल हैं। वो उनकी यूथ में जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी एक्टिव है उसमें। जी, लेकिन इसके बावजूद भी सर वो मोमेंटम गेन नहीं हो रहा कि एक इस्तीफा तक नहीं हो पा रहा है, सीजेपी की एक डिमांड भी एक्सेप्ट नहीं हो रही इन है। लोगों ने मतलब संविधान को एक ताक पे रख दिया है। पहले कोई रेलवे का एक एक्सीडेंट हो जाता था और एक दो लोग मर जाते थे तो लोग इस्तीफा दे देते थे। जी। अब है ना, लोग फांसी लगा रहे हैं पेपर लीक की वजह से, कितने स्टूडेंट मर गए, लेकिन एक इस्तीफा नहीं हो रहा है। हम्म, इन लोग संविधान को नहीं मानते हैं और जनता ये समझ चुकी है, यूथ भी ये समझ चुका है कि इनको और मेजॉरिटी मिलेगी, ये संविधान को ही ताक पे रख देंगे। ये अपने हिसाब से नया संविधान ले आएंगे, अपने कानून बनाएंगे। तो अब इनको और मौका देने वाली नहीं यूथ, हम्म, ना यूथ देने वाली है, ना पिछड़ा दलित देने वाला है, क्योंकि ये आरक्षण को भी ख़त्म करने वाले लोग हैं। हम्म। जिन्होंने आरक्षण ख़त्म कर देंगे कहा था, उसमें से कितने नेताओं को इन्होंने पार्टी से निकाला? आप बताइए। सफाई तो हजारों नेताओं ने दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, निकाला नहीं लेकिन किसी ने। जिन्होंने ये कहा था कि हम
400 पार हो जाएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको क्या सजा दिया इन्होंने? 6 साल के लिए पार्टी से तो निकालते कि ऐसा तुमने स्टेटमेंट क्यों दिया? आप कह रहे हो अगर मेरा कोई स्टाफ कुछ कह दे तो मैं उसको कम से कम अपने स्टाफ से निकालूं, तो ऐसा नहीं उसने गलत कह दिया हम खाली यही कहेंगे। तो लोग क्या बेवकूफ़ हैं? सब समझ रहे हैं। ना तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है, ना राजनीतिक जिम्मेदारी बन रही है, फिर कैसे? तो ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोग समझ रहे हैं हम्म, कि बस गलती उसने ये कर दिया कि बोल दिया स्टेज पे, करना तुमको भी वही है। अब तुम खाली दिखावा कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना होता तो तुम उसको पनिश करते, पार्टी से निष्कासित करते। किसी को निकाला? कितने लोगों ने कहा? किसी को निकाला हो तो बताइए। हम्म। चुनाव लड़ाया, चुनाव भी लड़ा दिया। चुनाव भी लड़ा दिया उसको, और कहते हैं कि हम हमारी मंशा ये नहीं। कहीं उस स्टेटमेंट का इलेक्शन में बेनिफिट लेने के लिए तो नहीं बोला जाता है वो? हाँ, नहीं उस स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या, वो चाहते हैं, जो उनके मंशा थी, जो उनके अंदर की बात थी, वो बाहर निकल गई। बाहर निकल गई। सर, फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वहाँ पे सुना है सुमैया राणा जी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। देखिए, सुमैया राणा जी चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रही है। असल में वो पार्टी की प्रवक्ता है और चुनाव में प्रचार वगैरह के लिए जाती रहती हैं। हमने भी अपने चुनाव में बुलवाया था उनको, 20-25 हज़ार रुपये दे के हमने भी अपने चुनाव में बुलवाया था, प्रचार करने जाती रहती हैं। बाकी उनका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। वो मैंने भी ऐसे सुना था बीच में कि चुनाव कोई पता नहीं कहाँ से, उनका असल में कोई रिलेशन भी नहीं वहाँ से है। पार्टी ने भेजा होगा या फिर किसी प्रत्याशी ने बुलवाया होगा प्रचार वगैरह करने के लिए। वो अक्सर हमने भी 2022 में बुलवाया था, प्रचार वचार करने के लिए जाती रहती हैं। बाकी उनका वहाँ कुछ है नहीं। और कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ रिलेशन है वहाँ पे, तो अब हमारा ननिहाल तुलसीपुर में है, और हमारे एक मामू जो है कानपुर में रहते हैं, एक हमारे मामू मुरादाबाद में रहते हैं, और तीसरे मामू हमारे गोरखपुर में रहते हैं। तो अब ऐसे बताएंगे तो सब विधानसभा मेरा ही हो गया, सब जगह मेरा। ऐसा नहीं होता। जहाँ आदमी रहता है, जिसके माँ बाप दादा वहाँ पैदा हुए हों, एक तो वहाँ उसका आवास होता है, एक जहाँ पे अपना कारोबार कर रहा है वहाँ पे अपना घर बनाया हुआ है वो आवास। जैसे हम लखनऊ में भी रहते हैं, अब हम लखनऊ पश्चिम है, उतरौला है, ये हम कहें तो हमारा विधानसभा है। लेकिन अब हम गोरखपुर बता दें हमारे मामू रहते हैं, हमारे वो मेरठ में हमारे ये रहते हैं, और वो तो ऐसे रिश्ते तो पूरे हिंदुस्तान में सबके हैं। तो वहाँ उनका कुछ नहीं है, प्रचार करने के लिए गई होंगी, बाकी उनका कुछ वहाँ है नहीं। जी, सर थैंक यू सो मच, इतने अच्छे से हमको अपनी पूरी आपकी जो इलेक्शन की जो एक कैंपेनिंग और आपकी तैयारी जो है उसके बारे में, और यूपी में जो आने वाले इलेक्शंस में क्या सिनेरियो बनेगा उसको समझने में जो आपने हेल्प की। उम्मीद करते हैं कि आने वाला इलेक्शन ज़बरदस्त हो, आप इलेक्शन लड़ें, अच्छे से जीतें, और जो एजेंडा आप लागू करना चाहते हैं डेवलपमेंट का वो कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।